हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस चैनल में जिसका नाम है पंकज क्लासरूम लाइव। तो बच्चों, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा अध्याय 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आज हम लोग इस अध्याय 1 का अध्ययन करेंगे। और इस अध्याय 1 के अलावा मैंने चैनल पे बहुत सारे अध्यायों को अपलोड कर दिया है। जैसे जैव प्रक्रम का अध्याय अपलोड हो चुका है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार अपलोड हो चुका है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन अपलोड हो चुका है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण भी अपलोड हो चुका है, कार्बन एवं उसके यौगिक भी अपलोड हो चुका है। और जो चैप्टर हैं वो बहुत जल्दी ही अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही मेहनत से आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप वीडियो को देखें, आपकी जानकारी बूस्ट हो, आपकी जानकारी विस्तृत हो, बढ़े। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जो चैप्टर मैंने बताया, अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा है अभी तक, नहीं पढ़ा है उस चैप्टर को, तो आप चैनल में जाइएगा, वीडियो वाले सेक्शन में वो चैप्टर मिल जाएगा, देख लीजिएगा ज़रूर। और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो शुरू करते हैं। अब देखिए, लिखा हुआ पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रियाएँ। मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा है रासायनिक अभिक्रियाएँ। ठीक है, इसका मतलब है अभिक्रियाएँ, रासायनिक अभिक्रियाएँ। तो समझते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। थोड़ा सा मैं पेन पतला कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा मोटा है। बस ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि कहीं पर परिवर्तन होता है, क्या होता है बताइए? परिवर्तन। यदि कहीं पर परिवर्तन होता है तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब परिवर्तन तो दो प्रकार का होता है। कौन सा परिवर्तन? तो परिवर्तन दो प्रकार का होता है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि परिवर्तन दो प्रकार का है। एक परिवर्तन होता है भौतिक। क्या होता है बताइए? भौतिक। तो एक तो परिवर्तन है भौतिक और एक परिवर्तन होता है बच्चों रासायनिक, है ना। एक परिवर्तन होता है रासायनिक। ठीक है, तो यदि कहीं पर रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अदरवाइज़ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है, मतलब अन्यथा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन में जो उत्पाद होता है, ठीक है, जो उत्पाद होता है ना, उसको हम फिर से क्या कर सकते हैं? पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। उत्पाद को हम फिर से पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जो उत्पाद बन जाता है उस उत्पाद को हम पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। रासायनिक परिवर्तन में हम उत्पाद को पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, जबकि भौतिक परिवर्तन में हम उत्पाद को पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। तो पहले तो पहचानने का ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि भौतिक परिवर्तन में जो उत्पाद बनता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में जो उत्पाद बनता है और जो उत्पाद बनता है, ठीक है, इसकी संरचना, इसकी बनावट, ठीक है, इसके अणु और इसके परमाणु अपने जनक से, ठीक है, अपने जनक से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। अभी समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ है। फिर ये समझिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में जो उत्पाद बनता है ना, जो रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनता है, इसके परमाणु, इसके अणु, इसके संघटक, मतलब इसकी संरचना, ठीक है, अपने जनक से बिल्कुल अलग होती है। ठीक है, बिल्कुल अलग होती है। यहाँ पर मिलते जुलते नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिलते जुलते हैं। अब इस चीज़ को आइए समझ लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा ये पाठ रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चलिए, जैसे देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अगर एक कागज़ है, मान लीजिए कागज़ है अपने पास, ठीक है, और कागज़ को हम फाड़ देते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये मान लेते हैं कि अपने पास कागज़ का कोई टुकड़ा है, ठीक है, यह पूरा एक कागज़ का पेज है। हम इसको क्या कर रहे हैं? अब बीच से दो खंड कर दे रहे हैं, दो भागों में विभाजित कर दे रहे हैं। तो जब हम इसको दो भागों में विभाजित कर देंगे तो इसके दो भाग बनेंगे। ऊपर वाला मान लेते हैं भाग ए है, नीचे वाला भाग क्या है? बी है। अब ध्यान से देखिए, ये जो ऊपर का भाग है, जिन जिन परमाणुओं से, जिन जिन अणुओं से मिलकर के बना है, उन्हीं उन्हीं परमाणुओं से, उन्हीं उन्हीं अणुओं से मिलकर के नीचे वाला भी भाग बना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पहले जब हम इसको नहीं फाड़े थे तो ये पूरा एक पेज था, लेकिन अब फाड़ दिए तो दो भाग बन गए। मतलब पहले वाला जो जनक था इसका, और इसके बाद हमने फाड़ने के बाद जो ये दो चीज़ बनाया है, ये दोनों आपस में क्या थे? सेम थे। मतलब जो जनक था, ठीक है, जो जनक था, चलिए मैं दिखा देता हूँ कि मान लीजिए फिर से एक बार बनाता हूँ। देखिए कि ये कागज़ था, है ना, ये कागज़ का टुकड़ा था, इसी को हमने फाड़ दिया इस तरीके से दो भाग में। एक टुकड़ा हमने यहाँ बना दिया और एक टुकड़ा हमने यहाँ पर बना दिया इस तरीके से। तो अब देखिए, ये जो पहला टुकड़ा है इसको मैंने ए कहा था और दूसरे वाले को बी कहा था। तो जो ए वाला टुकड़ा जिन जिन परमाणुओं से मिलकर के बना है, जिन जिन अणुओं से मिलकर के बना है, उसी से तो ये भी मिलकर बना हुआ था। और बी वाला टुकड़ा भी जिन जिन परमाणुओं से मिलकर बना था, जिन जिन अणुओं से मिलकर के बना था। इसके जो जो संघटक हैं वही वही संघटक, वही वही परमाणु और अणु इसके भी थे। तो मतलब ये जनक है ना, ये जो है वो क्या है? जनक है। जबकि ये दोनों के दोनों क्या थे? ये जनक से उत्पन्न हुए हैं। तो ऐसा है कि इसमें ध्यान से देखेंगे तो जो जनक है और जो उत्पन्न होने वाले हैं, इन दोनों की बनावट, इन दोनों की संरचना कभी भी अलग नहीं है। ठीक है, आप एक कागज़ का
कागज़ लीजिएगा, उसको फाड़ के देखिएगा। फाड़ देने के बाद दोनों टुकड़े जो होते हैं उनकी बनावट बिल्कुल सेम होगी। जिन जिन पदार्थ से पहला वाला टुकड़ा बना होगा उन्हीं पदार्थ से ये दूसरा वाला टुकड़ा है। अब देखिए क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों को जोड़ दें तो फिर से हम कागज़ इस तरीके से बना सकते हैं। मतलब कहने का क्या अर्थ है, कहने का अर्थ है कि हम इसको पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। तो ये एक प्रकार का जो परिवर्तन है बच्चों, वो परिवर्तन है भौतिक। कैसा परिवर्तन है बताइए, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन यही होता है कि इसमें कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। देखिए कागज़ है ये, और फाड़ देने के बाद ये कागज़ ही रहा। ऐसा नहीं कि ये कागज़ है और इसको फाड़ दिया तो मैंने ईंट बन गया, या जो है यहाँ पर कोई गैस बन गई। तो ये कागज़ है, ये भी कागज़ है, तो इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो मतलब जो भौतिक परिवर्तन होता है, उस भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया उत्पाद नहीं बनता है, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। और हमने बताया था कि उसको पूर्व की अवस्था में ला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से अगर हम जोड़ दें इसको तो फिर से हमको कागज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन को थोड़ा सा समझते हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ रासायनिक परिवर्तन, है ना, रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में हमने आपको क्या समझाया था, पहले हमने आपको ये समझाया था कि इसे हम पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, बिल्कुल नहीं ला सकते हैं। अभी देखेंगे कैसे। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि जो इसके जनक होते हैं, ठीक है, और जो इन जनक से उत्पाद बनता है, मतलब जिनसे हम जो चीज़ें बनाते हैं, है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। उनकी बनावट, उनकी संरचना, उनके संगठन सब कुछ अलग होते हैं। जैसे देखिए, जैसे मैं क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ कि ध्यान, कागज़ का उदाहरण ले लेते हैं कि कागज़ को ले लेते हैं और कागज़ को हम क्या करें, कागज़ को ले लें और कागज़ को जला दें। जैसे ये क्या था, ये कागज़ है, मान लीजिए ये कागज़ का कोई टुकड़ा है और इस कागज़ के टुकड़े को हम जला रहे हैं। तो जलाएंगे तो क्या होगा, जलाएंगे तो हम देखेंगे कि ये कागज़ का टुकड़ा मान लीजिए यहाँ पर है, वो कागज़ का टुकड़ा इस तरीके से जल रहा है, तो इसमें से कुछ धुआं निकलेगा, है ना, कुछ इस तरीके से धुआं निकलेगा। तो कागज़ के टुकड़े को जब हम जला रहे हैं तो क्या मिल गया हमको बताइए, धुआं मिल गया। धुआं मिलने के बाद क्या होगा, कुछ ऊष्मा भी मिलेगा, है ना, कुछ ऊष्मा भी मिलेगा। फिर क्या होगा, कुछ हमें राख भी प्राप्त होगी ना। तो ये जो चीज़ें बन रही है, जैसे धुआं बन रहा है, ऊष्मा बन रहा है, राख बन रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल अलग चीज़ है। और ये कागज़ जिन जिन परमाणुओं से मिलकर के बना था, जिन जिन अणुओं से मिलकर बना था, ये बिल्कुल क्या है बताइए, आपस में अलग है। तो हमने यही आपको बताया था कि ये बिल्कुल अलग होते हैं। जनक तो अलग होगा, लेकिन जो उत्पाद होता है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया बताइए, रासायनिक परिवर्तन। यानी किसी चीज़ का जो जलना होता है वो क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये जल रहा है तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब आप सोचिए कि इस धुआं को, ऊष्मा को, राख को फिर से हम कागज़ बना दें तो हम फिर से कागज़ नहीं बना सकते हैं। मतलब इसको हम फिर से पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं। मतलब रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसे हम पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते हैं, फिर से पूर्व की अवस्था में नहीं ला पाएंगे, है ना। जैसे आप देख लीजिए दाल है, तो उस दाल को अगर हम कुकर में पका दें तो वो दाल पक जाएगी। फिर आप सोचिए कि पहले जैसा दाल मिल जाए, जब हम नहीं पकाए थे उस टाइम के जैसा दाल मिल जाए, तो ऐसा नहीं मिल सकता है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहीं पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है वहाँ पर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है ना। तो रासायनिक अभिक्रिया वहीं होती है जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। और उसी रासायनिक अभिक्रिया को हम समझने के लिए आसानी से क्या करते हैं, उसका समीकरण लिख लेते हैं। चलिए अब इस चीज़ को समझते हैं। चलिए देखिए, अब रासायनिक परिवर्तन क्या क्या है, जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि रासायनिक परिवर्तन में क्या आता है। रासायनिक परिवर्तन में हो गया कागज़ का जलना, है ना, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए, कागज़ का जलना, ठीक है, कागज़ का जलना, है ना, ये क्या हो गया बताइए, रासायनिक परिवर्तन है। ऐसे आप देखेंगे कि जो मोमबत्ती होता है ना, मोमबत्ती, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ शॉर्टकट में, जो मोमबत्ती होता है इसका जलना होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जबकि याद रखिएगा, मोमबत्ती का जो पिघलना होता है ना, ठीक है, मोमबत्ती का जो पिघलना होता है ये रासायनिक परिवर्तन नहीं, बल्कि ये क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। ये हो जाता है भौतिक परिवर्तन, जबकि मोमबत्ती का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। अब रासायनिक परिवर्तन देखिए कुछ ऐसे भी होता है, क्या होता है कि हमारे शरीर में हमारा भोजन क्या होता है बताइए, हमारा भोजन पच जाता है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो एक प्रकार का क्या है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि अंगूर सड़ने लगता है रखे रखे, ठीक है, आपके सिलेबस में दिया है, उसी को किण्वन बोलते हैं। तो अंगूर जब सड़ रहा है तो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, फिर ऐसे आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि गर्मी के दिनों में अगर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, दूध फट जाता है। तो वहाँ पर भी क्या होता है, मैं लिखे देता हूँ, चलिए, दूध का फटना, ठीक है, दूध का फटना, ठीक है, फटना, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये सब रासायनिक परिवर्तन होते हैं, और जहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है वहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आइए समझते हैं कि रासायनिक, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। अब इन्होंने बताया है अपने, देखिए इसमें सिलेबस में बताया है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ले लें, समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है, इन्होंने बताया कि अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को ले लें, ठीक है, मैग्नीशियम
अगर हम मैग्नीशियम के रिबन को ले लें, अर्थात मैग्नीशियम के फीतों को ले लें और हम क्या करें, इसको वायु की उपस्थिति में जला दें। किसकी उपस्थिति में जला दें बताइए? वायु की उपस्थिति में जला दें तो क्या देखने को मिलता है? देखने को ये मिलता है कि ये मैग्नीशियम का जो रिबन था ये बदल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। किस में बदल जाएगा? तो ये बदल जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, ठीक है, ऑक्साइड में बदल जाता है। अब ध्यान से देखिए, पहले तो ये मैग्नीशियम रिबन था, लेकिन अब किस में बदल गया है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया है। तो जो पहले वाली चीज़ थी उससे ये दूसरी वाली जो चीज़ बनी है मैग्नीशियम ऑक्साइड बिल्कुल क्या है? भिन्न है। बिल्कुल क्या है बताइए? अलग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ। दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर जो उत्पाद बना है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये क्या है? ये एक प्रकार का नया उत्पाद है और इसको हम पूर्व की अवस्था में नहीं ला सकते, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब रासायनिक परिवर्तन हो रहा था, हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर रासायनिक अपक्रिया हुई है। अब इस रासायनिक अपक्रिया का हम क्या लिख सकते हैं बताइए? समीकरण लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है? आपकी बुक में बोल रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अपक्रिया के कारण बनता है। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो रिबन था वो वायु की उपस्थिति में जब जल रहा था, वायु की उपस्थिति में इसका दहन हो रहा था, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिल रहा था। क्या मिल रहा था? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण मिल रहा था। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण जो मिल रहा था वो मैग्नीशियम और वायु की क्रिया के फलस्वरूप हो रहा था, अपक्रिया के फलस्वरूप हो रहा था वायु की उपस्थिति में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुई है? कोई ना कोई अपक्रिया हुई है। तो अब देखिए क्या है कि अगर हम इस अपक्रिया को शब्दों में लिखने का प्रयास करें, क्या लिखने का प्रयास करें? इस तरीके से मैं अगर लिखूं, या मैं बोलता हूं, सुनिए, मैं लिखूं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, या ऐसे लिखूं मैं कि जब मैग्नीशियम रिबन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब मैं लिखूंगा तो देखिए कितना समय लग जाएगा। मैं लिखूँ कि जब, ठीक है, जब हम, ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन का, चलिए मैं ऐसे शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मैग्नीशियम रिबन का, जब हम मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में, ठीक है, वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, इसका मतलब उपस्थिति में दहन कराते हैं। दहन का मतलब होता है बच्चों जलाना, ठीक है। दहन करते हैं या कराते हैं, ठीक है, तो वह कराते हैं तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब मैग्नीशियम, इसका मतलब है ऑक्साइड और इसका मतलब है परिवर्तित, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हो जाता है, ठीक है, परिवर्तित हो जाता है। शॉर्टकट में लिखा है कि जल्दी से हो जाए। अब सोचिए मैंने क्या किया, इस रासायनिक परिवर्तन के बारे में अगर मैंने लिखना शुरू किया, ठीक है, तो या लिखना शुरू किया या बोलना शुरू किया, तो देखिए इसका विवरण कितना लंबा हो गया। मुझे बोलना पड़ रहा है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन का वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब किसी भी रासायनिक परिवर्तन का जो हम विवरण अगर शब्दों में देना चाहें तो उसका विवरण क्या होता है? बहुत ही विस्तृत हो जाता है। विस्तृत हो जाने का मतलब क्या होता है बताइए? बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाता है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है, कोई ऐसी विधि है कि हम उसको क्या करें? शॉर्टकट में लिख सकें, ठीक है, और उसका जो विवरण है वो इतना विस्तृत ना हो। तो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, ऐसा ना करने के लिए हम क्या करते हैं? शब्द समीकरण लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं बताइए? शब्द समीकरण लिख देंगे तो उसका विवरण बहुत ही ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो अब इन लोगों ने शब्द समीकरण लिखने का प्रयास किया, तो शब्द समीकरण कुछ इस तरीके से लिखा। चलिए अब देखिए इन लोगों ने क्या बनाया, अब इन लोगों ने बना दिया शब्द समीकरण, ठीक है, शब्द समीकरण। शब्द समीकरण में इन्होंने कैसे लिखा? शब्द समीकरण में कुछ इस तरीके से लिखा। चलिए तो लिखते हैं शब्द समीकरण में इन्होंने क्या लिखा। इन्होंने शब्द समीकरण में लिखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मतलब मैग्नीशियम, मतलब ये मैग्नीशियम का रिबन है, ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन जो है इसका दहन किया जा रहा है किसकी उपस्थिति में? वायु की उपस्थिति में। तो ये किस में बदल गया है? ये बदल गया है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वो जो लंबा चौड़ा विवरण था, ठीक है, उस रासायनिक परिवर्तन का, उसको हम इस तरीके से शब्द समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। और आप जान ही रहे हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो रासायनिक अपक्रिया हुई है, तो उस रासायनिक अपक्रिया को या रासायनिक परिवर्तन को हम शब्द समीकरण के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं। अब लिख देने के बाद भी कुछ समस्या हुई। समस्या ये हुई कि हम क्या देख रहे हैं, समस्या ये हुई कि अभी भी जो इसका विवरण है ना वो थोड़ा सा लंबा है। इसका विवरण अभी भी क्या है? लंबा है। तो इसको और शॉर्टकट में लाने का प्रयास करेंगे कि और क्या इसका लघु रूप हो सकता है। तो उसका लघु रूप बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो तीर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तीर क्या दिखाता है? ये तीर जो है इस तरीके से बना है। किस तरीके से? ये इस तरीके से बना है। तो आपको याद रखना है कि तीर का जो अग्रभाग है ये उत्पाद को बताता है। किसको बताता है बताइए? उत्पाद को बताता है। जबकि तीर के पीछे का जो भाग होता है ये किसको बताता है? अभिकारक को बताता है, ठीक है, अभिकारक को। अब इसको हम अगर पूरी तरीके से डिफाइन करें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो तीर है ना, ये तीर क्या दिखाता है? ये तीर दिखाता है कि जो अभिकारक था वो बदल गया उत्पाद में। किस में बदल गया? उत्पाद में, यानी प्रोडक्ट में बदल गया। मतलब जो मैग्नीशियम रिबन था और जो वायु था ये आपस में अभिक्रिया की है। मतलब वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को हम जलाए तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब ये दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ बना दिए, नया प्रोडक्ट बना दिए, जिसको हम किसके नाम से जान रहे हैं? उत्पाद के नाम से जान रहे हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि
तीर का मतलब होता है कि जो अभिकारक है वो उत्पाद में बदल गया है। ठीक है, अब देखिए आपको याद रखना है कि तीर के पीछे वाले भाग पर जो चीज़ें हैं इनको अभिकारक कहा जाता है। देखिए इनको अभिकारक कहते हैं और अभिकारक को सदैव लिखा जाता है बाईं तरफ, यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, बाईं तरफ। और जो तीर के आगे वाला भाग होता है उत्पाद को इंगित करता है, उत्पाद को बताता है, और उत्पाद को हमेशा लिखा जाता है दाईं तरफ, यानी राइट हैंड साइड, दाएं तरफ लिखा जाता है, दाएं पक्ष की तरफ लिखा जाता है। ठीक है, अब आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि ये तीर है तो इसको तीर नहीं बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको क्या बोलते हैं। देखिए इसको तीर नहीं, ये जो हमने बनाया ना हरे रंग से, इसको तीर नहीं बोलते हैं, इसको कहेंगे इट इज। क्या बोलेंगे बताइए? इट इज। तो इसे आप इट इज कहेंगे, या इसी को गिव्स टू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिव्स टू भी कहा जाता है। तो चाहे इसको इट इज कहिए चाहे गिव्स टू कहिए, तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि अभिकारक फिर इट इज और यहाँ पर उत्पाद हो गया, या अभिकारक गिव्स टू उत्पाद हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, अब देखिए अगर 2 या 2 से अधिक अभिकारक होते हैं तो उनके बीच में प्लस का चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि किसी क्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं तो उनको दिखाने के लिए उनके बीच में प्लस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। या उत्पाद में भी 2 या 2 से अधिक उत्पाद बन गए तो वहाँ पर भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बात करना ये है कि हमने जो देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन का दहन हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करा रहे थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा था। तो यहाँ पर एक रासायनिक परिवर्तन हो रहा था और इस रासायनिक परिवर्तन का विवरण अगर हमें लिखता हिंदी में तो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो जा रहा था। तो इसे लघु रूप में लाने के लिए हमने शब्द समीकरण लिखा था। तो शब्द समीकरण आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये शब्द समीकरण है, और शब्द समीकरण भी देखिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, ये भी थोड़ा सा विस्तृत हो जा रहा है। तो क्या इसका और लघु रूप है? तो और लघु रूप लाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए? अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे किसका? तो हम इस्तेमाल करेंगे रासायनिक समीकरण का। तो अब चलिए रासायनिक, ये तो शब्द समीकरण था, अब रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, इसको और लघु रूप में ले आएंगे। तो चलिए इसको लघु रूप में लाते हैं। तो ये लघु रूप में कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए कैसे आएगा, ये अपने लघु रूप में आएगा तो हम ऐसे इसको दिखाएंगे कि ये था Mg का मतलब मैग्नीशियम, अर्थात मैग्नीशियम का रिबन है और इसका दहन हो रहा है, मतलब ये जल रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में। तो हमने क्या देखा कि ये बदल जा रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे Mg और यहाँ पर लिखेंगे O। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक रूल और लगता है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कक्षा 9 में पढ़ाया जाता है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये बोलता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। मतलब अगर आप कोई रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अभिकारक, अब देखिए तीर के इधर वाला जो पक्ष है इस पक्ष को क्या बोला गया था? अभिकारक नाम दिया गया था। तीर के इधर वाला जो पक्ष है इसको अभिकारक बोलते थे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये अभिकारक है। ठीक है, ये अभिकारक है और ये वाला पक्ष क्या है? ये वाला पक्ष जो है वो उत्पाद है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और ना ही विनाश होता है। अर्थात अभिकारक में जितने परमाणु होंगे उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए, ज़्यादा नहीं होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है, मतलब ना तो परमाणुओं की संख्या बढ़ती है, ना तो द्रव्यमान बढ़ता है, और ना ही विनाश होता है, मतलब ना तो परमाणुओं की संख्या घटती है, मतलब ना ही द्रव्यमान घटता है। तो दोनों तरफ द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो हमने देखा इस समीकरण में द्रव्यमान बराबर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो मैग्नीशियम क्या है? अकेला है, तो यहाँ भी मैग्नीशियम अकेला है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नहीं है, मतलब ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर क्या बताइए? सिर्फ एक ही परमाणु है। तो ये रासायनिक समीकरण जो है द्रव्यमान संरक्षण के दृष्टिकोण से सही नहीं है, और अगर हम ऐसा लिख देते हैं तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए हम इसे बैलेंस्ड करेंगे। बैलेंस का मतलब इसको संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ पूर्ण अंकों से क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं, तो ये संतुलित हो जाता है। अब कुछ पूर्ण अंकों से गुणा कर देते हैं। चलिए देखिए किस तरीके से संतुलित हो जाएगा। पूर्ण अंकों से गुणा करने पे ये कुछ ऐसे संतुलित हो जाता है। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे अगर मैं 2 लिख दूं, ठीक है, तो 2 लिख देने से क्या होगा कि ये जो 2 है इस मैग्नीशियम में भी मल्टीप्लाई कर रहा है, मतलब अब मैग्नीशियम जो है वो 2 हो गया, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 हो गया, तो इस तरफ देखेंगे आप अभिकारक पक्ष में, तो ऑक्सीजन के तो 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन 2 हो गया है, लेकिन मैग्नीशियम अकेला है, तो मैग्नीशियम को भी हमें 2 करना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम को 2 करने के लिए हम यहाँ पर 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 लिख देंगे। तो इधर भी मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम 2 हो गया, मतलब मैग्नीशियम का द्रव्यमान 2 हो गया, और ऑक्सीजन का भी द्रव्यमान 2 है। इधर भी देखेंगे तो मैग्नीशियम का द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 2 है। तो इस तरीके से द्रव्यमान संरक्षण के दृष्टिकोण से अब ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया और ये रासायनिक समीकरण सही है। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि किसी भी रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया का अगर हम विवरण शब्दों में दें तो उसका विवरण बहुत ही विस्तृत हो जाता है।
तो विस्तृत हो जाता है, तो उसे लघु रूप में देने के लिए हम उसको सब समीकरण के रूप में लिखे थे, और सब समीकरण भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो उसको लघु रूप देने के लिए हम किसका इस्तेमाल किए थे, रासायनिक समीकरण का इस्तेमाल किए थे। तो ये इस तरीके से रासायनिक समीकरण है, ठीक है। अब देखेंगे तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं, इधर भी मैग्नीशियम के 2 परमाणु, इधर भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब ये जो समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं और कौन सा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। अब चलिए फिर से एक बार इसको समझा देते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। जैसे देखिए, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये H2 है, मतलब हाइड्रोजन है, और ये इस तरीके से O2 मतलब ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल बनाते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया इस तरीके से H2O। अब ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको समझाया था मैंने कि तीर को जिसको मैंने कहा था कि ETs बोलते हैं या गिब्स 2 कहते हैं, तो इसके LHS की तरफ, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तीर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ का जो पक्ष है इसको हम अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहा जाता है, ये बात याद रखना है। ये अभिकारक है, और तीर के आगे वाला जो भाग है इसको हम उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट पार्ट। तो ये पार्ट जो है वो प्रोडक्ट पार्ट है। और तीर क्या करता है, तीर जो है वो दिखाता है, दर्शाता है, बताता है कि जो अभिकारक है मतलब रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो अभी आपको समझा रहे थे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि आप कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे तो वहाँ पर जो है संतुलित होना चाहिए, मतलब ना तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या कम होनी चाहिए, ना उत्पाद में कम होनी चाहिए, मतलब दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर उत्पाद के पक्ष को देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ठीक है, अभिकारक तरफ, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर अकेला परमाणु है और यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अब ये 2 जितने इसके पीछे होंगे तत्व सब में मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो ये 2 यच में अगर मल्टीप्लाई करता है तो ये यच 4 हो गया, तो ये 4 अगर है तो इसको 4 करने के लिए इधर भी हमें 4 करना पड़ेगा, ये 4 है तो इधर भी 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो अब ये 4 हो गया। और ये देखिए 2 गुणा कर जाएगा ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु हैं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व यही है कि वह समीकरण सही है, अदरवाइज मतलब वो समीकरण अगर आप संतुलित नहीं करते हैं तो वो समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के दृष्टिकोण से क्या है, गलत है। तो द्रव्यमान संरक्षण के दृष्टिकोण से समीकरण संतुलित होना चाहिए, तभी समीकरण क्या होता है, सही होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ तक समझ लिए हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब चलिए कुछ चीज़ों को और समझते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, और यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा एक विधि जिसको हीट एंड ट्रायल बोलते हैं। हीट एंड ट्रायल का मतलब होता है कि परमाणुओं की संख्या बराबर करते रहिए, कहीं कम करना पड़ेगा, कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, और लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा जब परमाणुओं की संख्या बराबर हो जाएगी, तो इसी को बोला जाता है हीट एंड ट्रायल विधि। तो आइए संतुलित करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण लिखा है आपके सामने कि ये इस तरीके से फेरस है, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं, Fe, और प्लस यहाँ पर लिख रखा है इन्होंने H2O मतलब जल है, और इन्होंने दिखाया है यहाँ पर ETs, फिर इसके बाद इन्होंने दिखाया है कि ये बन जाता है Fe3O4, फिर साथ में बन जाता है यहाँ पर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस। अब देखिए क्या है कि ये जो है समीकरण बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है, और आप जान रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के दृष्टिकोण से सही होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। तो इसको संतुलित करते हैं हीट एंड ट्रायल विधि से। तो इसको हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर Fe3 है और ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो अगर ये ऑक्सीजन 4 है तो ये वाला भी ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसको 4 कैसे बना सकते हैं, तो अगर हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ऑक्सीजन तो 4 हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं कि ऐसा हो पाता है कि नहीं, और अगर नहीं हो पाएगा तो कुछ और सोचा जाएगा, और यही विधि कहलाती है हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। तो कोशिश करते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर आयरन Fe, और यहाँ पर हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जल में H2O के पास 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर क्या लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है Fe3 और O4 लिखा हुआ है, फिर प्लस यहाँ पर है H2 मतलब हाइड्रोजन है। अब ध्यान से देखिए, ये जो 4 है वो इस H में भी मल्टीप्लाई कर रहा है, और यही 4 इस O में भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अब ऑक्सीजन के तो 4 परमाणु हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के 4 दूनी 8 हो गए। तो अगर इधर हाइड्रोजन के 8 है तो इधर भी हमको हाइड्रोजन के पास कितना करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो 8 करने के लिए हम क्या करेंगे, 8 करने के लिए यहाँ पर 2 ऑलरेडी है, अगर 4 से गुणा कर दें तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए 4 से गुणा कर लेते हैं। चलिए देखिए, तो अगर हम यहाँ पर क्या करते,
4 से गुणा कर देते हाइड्रोजन में, तो अगर 4 से गुणा कर देते तो हाइड्रोजन 8 हो गया। तो मतलब हाइड्रोजन तो 8 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ पर 4 था, तो ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो इस तरफ भी हाइड्रोजन 8 होना चाहिए, ऑक्सीजन 4 होना चाहिए। तो ये 4 2 में गुणा कर रहा है, तो हाइड्रोजन तो 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया। अब इधर ध्यान से देखेंगे उत्पाद की तरफ, ठीक है, आरएचएस की तरफ देखेंगे तो Fe का मतलब इन्होंने दिखाया कि Fe के 3 परमाणु हैं, तो हमारे इधर अभिकारक की तरफ LHS की तरफ भी 3 परमाणु होना चाहिए। तो 3 करने के लिए अगर आप यहाँ 3 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, यहाँ 3 नहीं लिख सकते हम, ठीक है। संतुलित करने के लिए कभी भी उसके आगे लिखते हैं ना, तो आगे हम लिखेंगे। तो चलिए इसके आगे लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। देखिए Fe अगर इधर 3 है, तीर के इधर वाला भाग जो होता है, पीछे वाला भाग, ये अभिकारक है, रिएक्टेंट है। तो अभिकारक में रिएक्टेंट में दिखाई ये दे रहा है कि जो Fe है, अगर इसके 3 परमाणु हैं तो जो उत्पाद का पार्ट है, ठीक है, जो उत्पाद का प्रोडक्ट वाला पार्ट है, इस प्रोडक्ट वाले पार्ट में भी Fe यानी आयरन के 3 ही परमाणु हैं। और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो इधर भी हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है। तो ये इस तरीके से क्या हो गया, संतुलित हो गया। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो यही बोलता है कि रासायनिक समीकरण जो आप लिख रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया जो आप करा रहे हैं, वो बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, नहीं तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहलाती है विधि हीट एंड ट्रायल विधि। ऐसे ही करके आपके बुक में बहुत सारा रासायनिक समीकरण दिया हुआ है जो संतुलित नहीं है, उसको आप इस हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं स्लाइड बदलता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगा। चलिए ये देखिए, हम लोगों ने जो संतुलित किया है और जो बुक में संतुलित किया है बिल्कुल सेम है, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इन्होंने किस तरीके से संतुलित किया है, मैं पिंक कलर से आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए इन्होंने Fe यानी आयरन में 3 से मल्टीप्लाई किया है, तो हम लोगों ने भी 3 से मल्टीप्लाई किया है, उस स्लाइड में आप देख सकते हैं। इधर जल के पास इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, 4 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने भी किया है। फिर यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन के पास इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसी को बोलते हैं हीट एंड ट्रायल विधि, ठीक है। अब चलिए दूसरे समीकरण की तरफ चलते हैं और उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक समीकरण और लिखते हैं आपके सामने, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और इसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आप भी हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित करेंगे तो संतुलित कर पाएंगे। चलिए तो इसे संतुलित करते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक समीकरण, जैसे मैं ले लेता हूँ नाइट्रोजन को N2 को, और ले लेता हूँ हाइड्रोजन को मतलब H2 को, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से बनती है अमोनिया, तो मैं इधर लिख देता हूँ NH3। अब हमें इसको क्या करना है, संतुलित करना है। करते हैं संतुलित। देखिए ये वाला जो पक्ष है इसको हम बोलते हैं अभिकारक, जिसको रिएक्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ये अभिकारक है। और ये वाला जो पक्ष है इसको प्रोडक्ट पार्ट बोलते हैं, मतलब ये उत्पाद वाला भाग है, ठीक है। अब देखिए अभिकारक की तरफ जो नाइट्रोजन है इसके 2 परमाणु हैं, तो इधर भी कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ तो 2 है लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो इसको 2 करने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 लिख देंगे। तो ये नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन यही 2 हाइड्रोजन में मल्टीप्लाई करेगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा 3 2 जा 6, मतलब 3 दूनी 6, हाइड्रोजन 6 हो गया। तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितना करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। तो 6 करने के लिए 2 ऑलरेडी अपने पास से पहले से ही है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 3 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो गया 6। अब ये जो रासायनिक समीकरण है वो पूरी तरीके से क्या है, संतुलित है, द्रव्यमान संरक्षण के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, और यही विधि हीट एंड ट्रायल विधि कहलाती है कि कोशिश करते रहिए, लास्ट में संतुलित हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं हम लोग अगले सेगमेंट में। अगले सेगमेंट में ये लिखा हुआ है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है उसमें भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना होता है, नहीं तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि जो जो हमने अभिकारक की तरफ लिया हुआ है, तत्व लिया है, या जो जो हमने अभिकारक की तरफ गैस लिया है, या फिर जो हमने बता ही रहे थे कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना जरूरी होता है। नहीं लिखेंगे तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि उसकी अवस्था क्या है, वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि जलीय अवस्था में, हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। तो भौतिक रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिखना होता है। तो चलिए मैं लिख के दिखाता हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या किया था, थोड़ी देर पहले एक समीकरण लिखा था Fe, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया था इसको संतुलित करने के लिए। फिर लिखा था इस तरीके से यहाँ पर H2O, और इसे संतुलित करने के लिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया था, जो शुरू में मैंने कराया था। फिर इधर तीर था जो दिखा रहा था कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं। फिर इधर आया हुआ था Fe2, Fe3 और O4 था,
ठीक है। और इसके बाद क्या था, इसके बाद जो है हाइड्रोजन गैस निकल रही थी और उसको संतुलित करने के लिए हम लोग 4 लिखे थे इसके सामने, ठीक है। तो अब इसके अवस्थाओं को लिखना है। तो ये Fe जो है इसके सामने अगर हम यस लिख देंगे तो ये यस ये बताएगा कि जो ये Fe है वो सॉलिड स्टेट में है, मतलब ठोस अवस्था में है। और ये जो H2O है इसके बगल में अगर हम सिर्फ ऐसे G लिख देंगे तो ये समझ में आएगा कि ये जो जल है ना वो गैसीय अवस्था में है। नहीं तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं, जल जो है ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में भी होता है, गैसीय अवस्था में भी होता है। तो हम ऐसे बता ही नहीं सकते हैं कि ये जल की कौन सी अवस्था है। G लिखेंगे तो ये समझ गए कि ये जल की गैसीय अवस्था है, मतलब ये भाप से क्रिया कराया जा रहा है आयरन के ऊपर। अब यहाँ पर जो है Fe3 और O4 लिखा है, इसके बगल में अगर हम यस लिख दें तो यस लिखने से पता चल जाएगा कि ये ठोस अवस्था में है। और हाइड्रोजन तो आप जान ही रहे हैं कि एक प्रकार की क्या होती है, गैस होती है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, G लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना पड़ता है रासायनिक समीकरण में, ठीक है। तो भौतिक अवस्थाओं के संकेत में क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर लाइन से लिख देता हूँ। देखिए, अगर ठोस है तो ठोस के लिए आपको यस लिखना होता है, यस का मतलब सॉलिड, सॉलिड माने ठोस। और अगर द्रव है तो द्रव को हम इंग्लिश में लिक्विड बोलते हैं, तो इसके लिए आपको यल लिखना होता है इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद अगर गैस है तो गैस को हम जी से लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। जी से शुरू करते हैं तो गैस बनता है, जिसको आप हम इस तरीके से जी लिखेंगे। और अगर जलीय विलयन है, ठीक है, जलीय विलयन है, तो अगर जलीय विलयन है तो जलीय विलयन को हम इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं, तो आप उसको ए और क्यू से लिखेंगे इस तरीके से। तो ये भौतिक अवस्थाओं के कुछ संकेत होते हैं जिनको आपको याद रखना है। चलिए मैं स्लाइड में दिखाता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर बताया जा रहा है, थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। चलिए देखिए, ये बता रहे हैं कि अगर वो गैसीय अवस्था में है तो जी लिखेंगे आप, फिर बता रहे हैं कि द्रव अवस्था में है तो इस तरीके से जो है यल लिख देंगे, और जलीय विलयन है तो ए क्यू लिख देंगे, और ठोस है तो यस लिख देंगे। तो ये भौतिक अवस्थाओं के क्या हो गए, संकेत हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिखना जरूरी होता है। पहले तो वो संतुलित होना चाहिए, और दूसरा ये है कि भौतिक अवस्थाओं के संकेत भी लिखा होना चाहिए। ऐसे ही आप देखेंगे अपनी बुक में, तो आपकी बुक में और भी कुछ रासायनिक समीकरण लिखे हुए हैं और वहाँ पर भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखे हुए हैं। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देखिए। आपके सामने एक समीकरण दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का एक समीकरण आपके सामने दिख रहा है। वो समीकरण कुछ इस प्रकार से लिखा है कि पौधा क्या करता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, फिर अपने जड़ से क्या करता है, जड़ के मूल रोम से जल को अवशोषित करता है, इसके बाद सूर्य का प्रकाश भाग लेता है, क्लोरोफिल भाग लेता है, तो अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाता है जिसे ग्लूकोज बोलते हैं, फिर ऑक्सीजन गैस भी देता है, कुछ थोड़ी बहुत मात्रा में पानी भी उससे उसके पत्तियों से रंध्र से भाप बन के निकल जाती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ए क्यू लिखा गया है यहाँ पर। ए क्यू माने एक्वस, मतलब जलीय विलयन के रूप में है, और जो जल है वो लिक्विड है यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड है। फिर यहाँ पर देखिए दिखाया गया कि जो ग्लूकोज बना है ये भी उसके जो ग्लूकोज बना हुआ है अंदर, वो ग्लूकोज बना हुआ है जलीय विलयन के रूप में, और ऑक्सीजन भी एक प्रकार से जलीय विलयन के रूप में है, और जो जल है वो लिक्विड अर्थात द्रव अवस्था में है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन टॉपिकों को कवर कर लिया है। अब हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार, ठीक है, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा बनते हैं। अब जाकर के इम्पॉर्टेंट सेशन में हम लोग प्रवेश किए हैं। अभी तक तो ये जानकारी ले रहे थे, ये भी पढ़ना हम लोगों को जरूरी था। तो आइए आपको बताते हैं कि कौन कौन सी अपक्रियाओं के बारे में पढ़ना है हमें। चलिए ध्यान से देखिए, हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना होगा संयोजन अपक्रिया के बारे में, कि संयोजन अपक्रिया क्या होती है, ठीक है। ये संयोजन अपक्रिया पढ़ेंगे हम लोग। संयोजन अपक्रिया के बाद हम लोग पढ़ते हैं संयोजन अपक्रिया के बाद पढ़ते हैं वियोजन अपक्रिया के बारे में, ठीक है, कि वियोजन अपक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अपक्रिया पढ़ेंगे। और वियोजन के बाद हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा विस्थापन, ठीक है, विस्थापन अपक्रिया, कि विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, विस्थापन अपक्रिया को पढ़ना होगा। इसके बाद हम लोगों को पढ़ने को मिलेगा द्विविस्थापन, ठीक है, द्विविस्थापन अपक्रिया को पढ़ना होगा। इसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में, ठीक है, रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में। तो ये सभी अपक्रियाएं हैं जो पेपर के अंदर बहुत ही पूछी जाती हैं, ठीक है। इन अपक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। तो इन अपक्रियाओं को पढ़ने के लिए हम लोग अगली वीडियो में इन अपक्रियाओं को पढ़ेंगे। तब तक आप ये वीडियो देखेंगे और देख करके अपनी जानकारी को और भी विस्तृत करेंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।